हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी विद सोनिया मिश्रा। कैसे हैं आप सारे? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख सकते हो आप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। मतलब इसको जो पॉपुलर नेम है जिससे हम जानते हैं वो है एलपीजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का। ठीक है, आप 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो उसमें ये टॉपिक जो है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ना अपने आप में ही ना एक वेटेज भी अच्छी खासी क्वेश्चन ना यहाँ से बनते हैं। तो प्लीज आप इस पे ध्यान दीजिएगा। जो मैं आपको पढ़ा रही, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, अपना बेस्ट दे रही हूँ आपको समझाने की, आप प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो है हमारे इकोनॉमिक में अब तक का सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्म, सबसे बड़ा चेंज आया था जुलाई 1991 में। एक्चुअली हुआ कैसा था कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। पिछले 40 साल से उसमें कुछ डेवलप नहीं हो रहा था, इनफैक्ट वो और नीचे जा रही थी। तो फिर बहुत जरूरी हो चुका था कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेने का। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम कॉजेस को देख लेंगे कि वो सारी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमें ये रिफॉर्म करना पड़ा। तो रीजन तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें जो मेजर था वही 6 रीजन थे। ठीक है, सबसे पहले पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। एक्चुअली उस टाइम में ना ज्यादा कंपनी, ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो पब्लिक गवर्नमेंट के पास रहती थी। गवर्नमेंट उसे अपने ही पास रखती थी और खुद ही मैनेज करती थी। और इतना सब कुछ साथ में कर रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट खुद चला रही है, इस वजह से ना वो हर उसमें अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती थी। और जो हमारी पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत खराब थी, बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी। कर रही थी, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उनसे आउटपुट का, वैसा रिजल्ट वो नहीं दे पा रही थी। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन और सबसे पहला ये है। दूसरा है डेफिसिट इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम सब जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है कि एक कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है, इंपोर्ट भी करती है, अपनी जो भी उनकी सिचुएशन होती है, रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चीजों को बैलेंस रख के चलना चाहिए, तभी जो कंट्री का बीओपी है वो सही रहता है। लेकिन हुआ क्या था कि उस समय हमारे यहाँ इम्पोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत ज्यादा इम्पोर्ट हो रहे थे। अब एक्सपोर्ट होने से क्या होता है कि अगर हम अपना सामान बाहर विदेशों में भेजते हैं तो हमारे देश को ना फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। ठीक है, तो जो कि बहुत रिक्वायर्ड होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इम्पोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट उतना ऐसा हो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट, उसमें कमी आ रही थी। तीसरा है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम पड़ रहे थे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, ह्यूज डेट्स। हमारे देश के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेट्स हो चुके थे, लोन्स हो रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इन चीजों का ना मैनेजमेंट अच्छे से चल ही नहीं पा रहा था। उस समय मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो रखा था। वो कहाँ कहाँ देखे, क्या क्या देखे। ठीक है, नेक्स्ट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशन दोस्तों, महंगाई बहुत बढ़ रही थी, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी आपकी ठीक नहीं चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि महंगाई तो आएगी। तो ये वो सारे रीजन रहे थे जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्म हुआ था एलपीजी। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि ये एलपीजी क्या है। लिबरलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि वर्ड से आपको काफी आइडिया लग रहा है, लिबरल यानी टू सेट समथिंग फ्री, किसी चीज को आजाद छोड़ देना। तो इसमें क्या था? रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। यानी ये प्राइवेट सेक्टर में इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे कि वो आदमी जो है उसी को फॉलो करने पे ध्यान देता था, अपने बिजनेस में ना फ्री होके वो फोकस नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले तो यही किया गया कि जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे कि भाई आपको एक्सपेंड करना है तो ये इतने सारे प्रोसीजर्स फॉलो करो, ये इस चीज के लिए परमिशन लो, उस चीज के लिए परमिशन लो। ये जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी वो सारी हटा दी गई थी। ठीक है, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन किसमें हुआ था? लिबरलाइजेशन में। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को फ्री
छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे कि आपको वर्ड से क्लियर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ठीक है, यानी कि क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट थी वो जितने भी मेजर सेक्टर्स होती थी, इंडस्ट्रीज होती थी, वो सिर्फ अपने पास रखती थी, उसको प्राइवेट सेक्टर में नहीं करती थी। लेकिन इस पॉलिसी रिफॉर्म के तहत जो है गवर्नमेंट जो है उसने पब्लिक से प्राइवेट में काफी सारी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और मोस्टली जो है प्राइवेट के हाथ में दे दिया। इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अंडरस्टूड। थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबल, ठीक है, इसमें क्या था, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो देश था, हमारा जो कंट्री था, उस वक्त ना वो काफी रिस्ट्रिक्ट करता था। जैसे कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सामान नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश में ही उगाएंगे और उसी को हम कंज्यूम करेंगे, हमें बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना ही नहीं है। तो इस चीज को ठीक किया गया और ग्लोबलाइजेशन किया गया, यानी कि अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया। ठीक है, ओपन इकोनॉमी हो गई और अब वो वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जो है वो मर्ज होकर काम करती है। ठीक है, यानी कि अगर आपको हमारे यहाँ जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, जिस भी कंट्री को करे, या हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको बाहर कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट में समझाया। अब हम एलपीजी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि लिबरलाइजेशन में मेजर 5 तरह के जो रिफॉर्म्स हुए थे। इसको हम ना फिट से भी जानते हैं। ठीक है, मतलब बच्चों ने अपनी एक फिट बना रखी है बहुत ही अच्छी याद करने की, फिट, कि अगर आपको अपनी इकोनॉमी को फिट बनाना है तो आपको ये रिफॉर्म्स जो है वो देखने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि लिबरलाइजेशन में हमारी गवर्नमेंट ने हमें किस किस चीज की आजादी दी थी, क्या क्या रिफॉर्म किया था। तो सबसे पहले एफ फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, कुछ रिफॉर्म्स जो फाइनेंशियल सेक्टर में हुए थे। अब इसमें क्या हुआ था, रोल ऑफ आरबीआई। अब पहले क्या था कि आरबीआई ना एकदम से ना, मतलब आरबीआई का काम था सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन का बनाना। ठीक है, लेकिन इस रिफॉर्म के तहत आरबीआई जो है एक फैसिलिटेटर की तरह भी उसने रोल को निभाया। यानी कि जब जब बैंक को, जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती थी, आरबीआई एक हेल्पर की तरह, फैसिलिटेटर की तरह वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था। डिक्टेटर है, ऑफ कोर्स हेड है, आरबीआई है, एपेक्स है, अपने आप में सबसे बड़ा हेड है। लेकिन अब ये जो है रूल रेगुलेशन बनाने के साथ में फैसिलिटेटर का भी रोल प्ले करता है। तो सबसे बड़ा आरबीआई के रोल में चेंज आया। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स ना इमर्ज हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया था। तो जब प्राइवेट सेक्टर में इतनी सारी जो इंडस्ट्रीज बन रही थी, तब बन रहे थे वहाँ पे प्राइवेट बैंक्स भी, कई सारे आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सारे प्राइवेट बैंक्स जो है निकल के आए। थर्ड, इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक्चुअली पहले क्या था कि हमारी जो कंट्री थी, हमारे जो गवर्नमेंट थे, उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को ना बहुत कम रखा हुआ था कि आप हमारे जो देश की कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज है, उसमें आपको बहुत ही कम लिमिट लगा रखा था कि सिर्फ आप इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस रिफॉर्म के तहत इसको 51% बढ़ा के कर दिया गया। यानी कि अगर कोई विदेश से कोई अगर हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो उस कंपनी के टोटल कैपिटल का 51% पैसा उसमें लगा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा उन्होंने एक तरह से खुला छोड़ दिया था। चलिए, तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए वो आपको समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज का जिक्र शुरू से हो रहा है। ठीक है, यानी ये वो विदेशी पैसे। इसके लिए सबसे पहले क्या गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज। अब क्या डिवैल्यूएशन का मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने खुद हमारे ही रुपीज की वैल्यू को कम कर दिया, डिवैल्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ अदर्स करेंसी। क्यों? क्योंकि जब अगर हमारे पैसे का डिवैल्यूएशन होगा, हमारे रुपए की कीमत दूसरी करेंसी के मुकाबले कम हो जाएगी, तो हमारा सामान सस्ता रहेगा, हमारा सामान सस्ता लगेगा बाहर के लोगों को। सामान सस्ता रहेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग हमारे देश से ज्यादा परचेज करेंगे। तो अपनी कंट्री के एक्सपोर्ट्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने रुपीज की वैल्यू को डिवैल्यूट किया। सेकेंड, मार्केट डिटर्मिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली पहले क्या था कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का क्या प्राइस रहेगा। लेकिन इसके तहत जो है गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया
नीचे से हमारा ग्राफ है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वही हमारा क्या होगा, रेट होगा। ठीक है, यानी कि मार्केट जो है खुद डिटरमाइन करेगा चीजों का प्राइस, गवर्नमेंट नहीं करेगी। अंडरस्टूड? मार्केट डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्या कीमत रहने वाली है अपने चीजों की, ये मार्केट के सप्लाई और डिमांड ही डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट नहीं करेगी। ठीक है, आपको दो बार समझ में आ गया। अब बात करते हैं आईसी क्या होता है। आईसी होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में सबसे पहले क्या हुआ, रिडक्शन इन लाइसेंस। पहले क्या था कि अगर आप कोई भी इंडस्ट्री ओपन करनी है, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर आप खोलना चाहते हो तो आपको दुनिया भर के लाइसेंस चाहिए, दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज करनी है। लेकिन गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि अगर हम इतने रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे ना तो कोई सामने से चल के नहीं आएगा। इसलिए ना उन्होंने लाइसेंस वगैरह जहाँ जितना होना चाहिए उतना रखा, मॉडरेट रखा, बाकी सारे एक्स्ट्रा को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, जिसकी वजह से सबसे बड़ा मेजर रिफॉर्म तो यही था। आज अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे जो है रिडक्शन इन लाइसेंस हुआ था, और ये होते ही एकदम से नंबर ऑफ जो इंडस्ट्रीज है प्राइवेट सेक्टर में वो ग्रो हुई थी। नेक्स्ट, डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके पहले उन्होंने अपने पास 17 रखा, फिर उन्होंने अपने पास 8 इंडस्ट्री रखी, और आज के डेट में गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पास 3 इंडस्ट्रीज रखी हुई है जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट देख सकते हैं, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। सारी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है। गवर्नमेंट ने अपना रोल यहाँ से कम कर दिया है और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, आई हो गया। टीसी क्या होता है, फर्स्ट टीसी होता है टैक्स रिफॉर्म। ठीक है, टैक्स में भी कई सारे रिफॉर्म किए गए, जैसे कि रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी थी कि सबसे पहले तो अगर हम टैक्सेस को ज्यादा रखते हैं, ठीक है, इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और दूसरा अगर टैक्सेस हम ज्यादा भी रखते हैं ना तो लोग क्या करते हैं, टैक्स को चुराना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो फेक वहां पे अमाउंट दिखाएंगे, टैक्स को बचाएंगे, इससे तो अल्टीमेट नुकसान तो गवर्नमेंट का ही है। तो गवर्नमेंट ने एक मॉडरेट अमाउंट का टैक्स रखा, जो गवर्नमेंट के लिए भी ठीक था, पब्लिक के लिए भी ठीक था। बहुत ज्यादा टैक्सेस उन्होंने नहीं रखे, और जो टैक्सेस ज्यादा थे उसको रिड्यूस कर दिया। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट चीज से देखते हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में भी बहुत सारे रिफॉर्म हुए। ट्रेड रिफॉर्म्स भी हुए और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हुए। ट्रेड में कैसा हुआ कि पहले ना एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह बहुत ज्यादा लगती थी, इसलिए लगती थी क्योंकि पहले गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती थी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करें। लेकिन अब ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तभी तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास में थोड़े से आएंगे, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सुधरेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज उन्होंने लगा रखी थी उसको उन्होंने रिमूव किया। तो लिबरलाइजेशन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एक तरफ, लिबरलाइजेशन एक तरफ। लिबरलाइजेशन के अंदर 5 अलग अलग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं वो ये है, शॉर्टकट है याद रखने का, फिट। ठीक है, F फॉर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, सेकंड F फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, I फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, T फॉर टैक्स रिफॉर्म, P फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। अंडरस्टूड? चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है, इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप यानी कि मालिक होने का हक, मैनेजमेंट चीजों को मैनेज करने का हक, एंड कंट्रोल काबू करने का हक ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू, ये कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो इंडस्ट्रीज थी उसकी ऑनरशिप, उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करने का जो हक है उसको ट्रांसफर कर दिया जाए टू, किसको कर दिया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कम कर दिया जाए और प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, अब पर्पस देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों था, टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ताकि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन हमारा, जिसके बारे में आप पहले बता चुकी हूँ, वो इम्प्रूव हो सके। सेकंड, फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन। अब जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल,
आप किसी प्राइवेट बैंक में जाओ और किसी गवर्नमेंट बैंक में जाओ, आपको अपने आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो नई नई टेक्निक्स यूज कर रहा है, नई नई मॉडर्नाइजेशन चीजें लेके आ रहा है, जिसकी वजह से किसी भी इकोनॉमी का या कंट्री का डेवलप करना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट वन। ठीक है, तो थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए बहुत जरूरी है कि आप पब्लिक से प्राइवेट में ट्रांसफर इंडस्ट्रीज को कर दो, और प्राइवेटाइजेशन काफी अच्छा वर्क भी किया था। नेक्स्ट आप देख रहे हो ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इट मीन्स इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग मतलब ज्वाइनिंग, आप मर्ज कर दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो द इकोनॉमी, अपनी कंट्री की इकोनॉमी को, विद द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, आप अपने देश को ओपन कर दो कि जिसका जहां मन चाहे वो ट्रेड करे, जिसका जहां मन चाहे वो बिजनेस करे, जिसको चाहे जिस कंट्री में चाहे अपने गुड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स। अब वो कैसे करेगी गवर्नमेंट? थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है उसने जो इतने सारे बैरियर्स लगा रखे हैं, थ्रू कैसे लगा रखे हैं? थ्रू एक्सपोर्ट ड्यूटीज इतने बढ़ा के, इतने सारे प्रोसीजर्स है, फॉर्मेलिटीज है, उसको सब हटा दे और फ्री कर दे। सारे ट्रेड को फ्री कर दिया जाए कि आपको जहां ट्रेड करना है आप करो जिस कंट्री के साथ, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बेटर डेवलप करेंगे। इट मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। ठीक है, जो ट्रेड पे बैरियर्स लगा रखे हैं और जो आपने कैपिटल मूवमेंट्स पे लगा रखे हैं अपने गुड्स सर्विस के ऊपर, उन सारी बैरियर्स को आप हटाएं ताकि ग्लोबलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का पर्पस क्या था। इसका पर्पस था टू क्रिएट अ बॉर्डरलेस ट्रेड। ठीक है, कोई लिमिट्स नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, बॉर्डरलेस ट्रेड, जिसका मन चाहे वो करे। ओके, अब इसके हम थोड़े से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। ऑफ कोर्स अगर आप दूसरे देशों के साथ बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो इससे ना आपको ना ग्लोबल मार्केट्स को देखने का मौका मिलता है कि भाई वो किस तरह की मशीन्स यूज कर रहे हैं, किस तरीके की टेक्निक यूज करके इतने कम समय पे इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्लोबल मार्केट्स आप देख सकते हो। बी एडवांस टेक्नोलॉजी, बिल्कुल आप देख सकते हो कि वो कौन सी टेक्निक यूज करके इतने चीप इनपुट में इतना अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। आप उनसे सीख सकते हो, आप उन सेम चीज को अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको अपने देश में लाके अप्लाई कर सकते हो और अपने देश को भी ग्रो कर सकते हो। सी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें हम क्या, ग्लोबलाइजेशन में हम दूसरों से सीखते भी है, दूसरे हमसे भी सीख रहे हैं, उनको भी ग्लोबलाइजेशन से हमसे फायदा है, हमें भी उनसे फायदा है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, हम एक दूसरा जो नेशन है एक दूसरे से सीख रहा है कुछ, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है? सबसे पहला, फेवर्स डेवलप्ड नेशन। ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये काम करती है सिर्फ उस देश के लिए जो डेवलप्ड है, या जो डेवलपिंग है या जो अंडर डेवलप्ड है, उनके लिए कुछ खास फायदा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरे देश का इंसान हमारे देश में वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो ही इज मेकिंग मनी। ठीक है, वो पैसे बना रहा है, पैसे कमा रहा है, 2 लगा रहा है, 4 लेके जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जरूरी है कि जो डेवलप नेशन है वो तो अच्छा ट्रेड कर पाते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है वो उनके ऊपर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी पड़ जाता है। दूसरा, इंक्रीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। सबसे बड़ा तो यही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है इट इज अ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिर्फ पैसे बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कंट्री, जिसकी यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है और जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सब प्रॉफिट्स देख रहा है। लेकिन जो नहीं देखता वो ये नहीं देखता कि इस वजह से जो सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि पुअर्स की जो प्रॉब्लम होती है, उनको कोई नहीं देख रहा है। गरीबों की जो मुश्किलें हैं, मुसीबतें, उसको कोई दूर नहीं कर रहा है, कोई सोशल रिफॉर्म वगैरह कुछ नहीं है। बस इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बढ़ जाती है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।